जहाँ संकल्प है वहाँ विकल्प का कोई स्थान नहीं। जहाँ विकल्प है वहाँ संकल्प कभी सिद्ध होता नहीं। ये तो सत्य है, ये अकाट सत्य है। क्योंकि यदि किसी एक लक्ष्य को बनाकर हम कार्य करेंगे, तो उस लक्ष्य के प्रति हमारा 100% एनर्जी लगेगा, यानी उसके प्रति हम पूरा फोकस होंगे। और जब हम कई एक लक्ष्यों को रखेंगे और यह मन में विचार होगा कि यदि ये सिद्ध ना हुआ तो हम इसे साधेंगे, ये ना हो पाया तो हम ऐसे कर लेंगे। तो विकल्प होने की वजह से शायद हम किसी भी कार्य को सिद्ध ना कर पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कार्य सिद्ध भी होता है, परंतु वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबे समय के साथ होता है, जिसमें जब वह चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, तब वह ना मिल कर के उसमें काफ़ी लेट में वो हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा एक मूल मंत्र है, वो ये कि एक कार्य को बेहतर रूप से करना सीखिए। किसी भी एक कार्य को चयन कर लीजिए, जिसे आप अपनी क्षमता और अपने वैचारिकी के अनुसार अपने योग्य समझते हैं, उसको चयन कीजिए और उसी कार्य के लिए अपना पूर्ण बल लगा दीजिए। व्यक्ति अगर किसी एक कार्य को बेहतर रूप से कर सकते, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। 100% एक कार्य को करिए और दूसरे कार्य के लिए बार-बार डिविटेड या डिमोटिवेटेड मत होते रहिए। आज इसी बात को समझने का प्रयास करें कि इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता है। असफलता के कई कारण वो होते हैं। अगर हम कारणों को देखें, तो पहला कारण तो यही है कि एक सिद्धता नहीं होना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि व्यक्ति एक ओर चलता है कुछ दूर और फिर तुरंत ही वो सोचता है कि यह कार्य ना हो पाएगा, तुरंत ही दूसरे स्टेप को उठा लेता है। मधुशाला में एक पंक्ति कही गई है कि राह पकड़ ले एक तू पा जाएगा मधुशाला। अब इसमें जो एक इंडिकेशन दिया जा रहा है, वो इसी बात का दिया जा रहा है कि यदि एक तरफ या एक स्थान से एक ही चौराहे पे एक तरफ से हम बढ़ जाएँ और एक सिद्धता को पकड़ लें, तो हर चौराहे पर यानी हर रास्ते के अंत में मधुशाला मिल जाएगी। परंतु पथिक क्या कर रहा है? वो बार-बार भ्रमित होता है, 2 कदम एक बार चलता है, फिर 2 कदम वापस लौट आता है। तो यहाँ पर यह बात भी सिद्ध है, ये बात फैक्ट है कि अगर किसी कार्य को करें तो एक बार उसको सोच लें और फिर उस कार्य को हमेशा बेहतर रूप से करने के लिए प्रयास करते रहें। इसी सोच, इसी दृष्टिकोण के साथ अनुसंधान अकेडमी एक ऐसी संस्थान है जो केवल एक कार्य को बेहतर रूप से करने पर बल देता है। अनुसंधान अकेडमी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कार्य करती है। जनरली जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ही कोई ऐसी संस्थान है जो स्पेशली फोकस करती हो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। हमने अपने संस्थान में स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ और अब सीएसआईआर नेट जेआरएफ यानी बेसिकली नेट जेआरएफ के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है और काफी लंबे समय से लगभग 1 दशक के ऊपर सफलता के साथ हम इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें एक चित्तता है तो इससे फायदा ये है कि हम एक ही कार्य को बेहतर रूप से करते हैं, तो हमारे सामने एक चुनौती भी होती है कि यदि रिजल्ट अच्छा ना आया तो फिर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। और इसलिए इस भय की वजह से, रिजल्ट को बेहतर देने की वजह से रात दिन एक होकर के हम और हमारे शिक्षक इसी कार्य में लगे रहते हैं कि संस्थान की बेहतरी कैसे हो, अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाए, अपडेशन कैसे दिया जाए, कैसे बेहतर प्रोडक्शन किया जा सकता है। यहाँ अगर हम यदि आज की डेट में अ, बहुत सी परीक्षाओं को देखें, तो टीजीटी, पीजीटी, नेट कई एक विकल्प हमारे सामने दिखाई देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी एक विकल्प में ऐसी स्थिति नहीं है जो जल्दी मिल जाए, नेट की तुलना में। नेट ऐसी परीक्षा है जो 6-6 माह में हो रही है। जबकि टीजीटी और पीजीटी की बात करें, जो समतर स्टडीज़ है, अध्ययन है, जिसको लोग आज लोकप्रिय रूप से चयन कर रहे हैं। जनरली आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के लोग टीजीटी, पीजीटी या नेट इन्हीं विकल्पों को चयन करते हैं। तो अगर देखें तो टीजीटी में यह बात स्पष्ट नहीं है कि इसकी वैकेंसीज़ कब आएँगी। और अगर पास्ट कुछ वैकेंसीज़ को देखें, तो इसमें एक चयन के बाद दूसरे चयन होने में भी 3 से 4 साल का वक़्त लगता है। टेट निकालना, सीटेट, सुपर टेट और कई बार सुपर टेट की भर्तियाँ हाई कोर्ट में और कोर्ट के तहत में उसमें टाइम लगता है। फिर सरकार की मंशा भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। सरकारें अपनी इस दृष्टिकोण से कि इलेक्शन वर्ष में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकालती हैं और उसी समय उसकी पोस्टिंग करती है, जिससे लोगों को एहसास हो कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया। तो इन सारी मानसिकताओं की वजह से टेट या सीटेट की परीक्षाएँ बड़ी लंबी खिंच जाती हैं।
और इसमें रिजल्ट काफी समय के बाद आता है। जबकि यहीं पर अगर हम पीजीटी की परीक्षा देखें तो कुछ समानता उसमें भी दिखाई देती है। पंचवर्षीय योजनाएं हैं पीजीटी की परीक्षा आई, उसके बाद फिर 2 से 3 साल के बाद परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद भी इसमें साल डेढ़ साल पोस्टिंग में लग जाएगा। फिर हर 5 साल पे ही जब इलेक्शन वर्ष होगा तभी आने की उम्मीद होगी। तो ये कई स्थितियाँ देखा जाए पिछले लास्ट 2 से ढाई वर्षों से भी पीजीटी की परीक्षाएँ नहीं हुई, ना ही नई वैकेंसीज़ आई। तो इन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज की डेट में यदि कोई ऐसी परीक्षा जो हमें श्योरिटी दिलाती है कि वो समय पे होगी, तो वो है यूजीसी नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ का अगर हम इतिहास देखें तो कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो पैंडेमिक से पहले लगभग 1 दशक से जब से ये परीक्षाएं हो रही हैं तब से ये परीक्षाएं समय पे होती आई। पहले ये वर्ष में 1 बार, फिर आगे चल के वर्ष में 2 बार, और काफ़ी अच्छे अंतराल के साथ हर जून और दिसंबर के पहले तो ये सुनिश्चित होता था कि लास्ट संडे को। अब थोड़ा-सा परीक्षाएँ चूँकि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे हो गया है, तो कई दिन चलती है, लेकिन हर जून और दिसंबर को ये हर बार होता है। इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो एक ऐसी परीक्षा जो रेगुलर सतत रूप से हो रही है और जून और दिसंबर की परीक्षाएं होने के साथ साथ 15 से 20 दिन के अंदर ही आंसर शीट का जारी हो जाना और महीना डेढ़ महीने के अंदर रिजल्ट आ जाना, इस बात को शो करता है कि ये परीक्षाएं बहुत बेहतर है, सही है। इसमें इस परीक्षाओं को जो चयन कर रहा है वो एक प्रकार से अपना प्रोग्रेस करते हुए या प्रोग्रेस देखते हुए इसको बेहतर अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न है। कई लोग इस विषय में ठीक से जानते ही नहीं है। तो वही कहावत है कि जिस बात का हमें पता नहीं, उस बात से हम खफा नहीं। तो जब जानकारी नहीं होगी तो समस्याएँ तो होंगी ही होंगी। तो कुछ मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। नेट जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी शुरुआत लगभग 90 के दशक से हुई और इसे क्यों शुरू किया गया? क्योंकि शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए इसकी पहल की गई। लगभग 90 के दशक में देखा जाए तो शिक्षण में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अ, एमफिल और पीएचडी का बोलबाला था। एमफिल और पीएचडी करने के बाद आप उच्च शिक्षा के केंद्रों में पढ़ा सकते थे, जिसमें एमफिल यूजी लेवल पे और जो पीएचडी था जिसे डिफिल भी कहा जाता है, वो पीजी लेवल पे पढ़ाने की योग्यता मानी जाती थी। इससे संबंध में एक मल्होत्रा कमेटी या कमीशन बनाई जाती है जिसने ये अपने रिकमेंडेशन दिया कि इसमें काफी विसंगतियां हैं। पीएचडी में और एमफिल में विसंगतियां ये है कि ये किसी एक विषय के ऊपर केंद्रित होकर ही होती है, यानी किसी एक टॉपिक पर ही व्यक्ति पीएचडी करता है। जैसे मैंने खुद पीएचडी किया है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में पीएचडी किया। तो मैंने समाजशास्त्र विषय को 5 वर्ष नहीं पढ़ा। मैंने एक टॉपिक, जैसे मेरा टॉपिक था कुंभ मेला, द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। अब इस कुंभ मेला पे मैंने 5 वर्ष अध्ययन किया, या मैं बहुत कह दूं तो मैंने संस्कृति के ऊपर विशेष रूप से अध्ययन किया। और अगर मैं पीएचडी के आधार पे पढ़ाने के लिए सक्षम माना जाऊं तो क्या मैं पीजी वाले बच्चों को जो पढ़ाऊंगा या यूजी वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो क्या 5 साल मैंने जो पीएचडी में टॉपिक पर रिसर्च किया इसी मुद्दे पे या केवल संस्कृति पे ही पढ़ाऊंगा? वास्तव में मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैंने पीजी में पढ़ा था। तो मेरी पीजी की ही पढ़ाई देखी जानी चाहिए। वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना बेहतर हमारा रिजल्ट या प्रदर्शन होगा। इस संदर्भ में यूजीसी नेट की परीक्षा लाई गई जिसमें नेट का सिलेबस वो बनाया गया जो देश के लिए करिकुलम है, यानी जो 1956 में जो करिकुलम बनाया गया था हर विषय का, जिसके आधार पे भारत के सभी विश्वविद्यालयों में अ, हर सब्जेक्ट का कोर्स तैयार किया गया। हर विषय का ये कह दें कि करिकुलम तैयार किया, पाठ्यचर्या तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत जो है पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम निकाला गया, यानी सिलेबस निकाला गया। तो अगर किसी ने करिकुलम पढ़ लिया तो वो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए सक्षम माना जाएगा। तो इसको करिकुलम को ही इसका सब्जेक्ट का सिलेबस बना दिया गया। तो नेट क्वालिफाइड करने वाला बंदा देश के सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए सक्षम होगा, और इस दृष्टिकोण से नेट की शुरुआत हो जाती है। 90 के दशक में जब इसकी शुरुआत हुई तो विरोध भी बड़ा हुआ, क्योंकि इस पर यह कहा जाने लगा कि एक व्यक्ति जो 21 साल का बंदा है, पीजी है,
और अगर उसने अध्ययन ठीक से कर लिया है तो नेट निकाल लेता है और उसकी एलिजिबिलिटी तो बन जाती है, लेकिन पीएचडी वाले की तुलना में अनुभव में वो कमजोर होता है, क्योंकि एक सामान्यतः पीएचडी करने वाला बंदा 26 से 30 वर्ष का होगा सामान्यतः, क्योंकि अगर 21 वर्ष में भी कोई पीजी कर लेगा और पीएचडी में एडमिशन ले भी लेगा तो 26 वर्ष से पहले उसकी पीएचडी नहीं कंप्लीट होगी। अब इस संदर्भ में देखा जाए तो 26 से 30 या 32 साल का व्यक्ति 21 साल की तुलना में अधिक अनुभवी समझा जाता था, और इसीलिए रिक्रूटर्स यानी सेलेक्टर्स हमेशा पीएचडी पास को ही सिलेक्शन में ले लेते थे। नेट क्वालिफाइड लोग इस पर यूं कहा जाए सिलेक्शन नहीं पाते थे। तो विरोध की बातें काफी उठी और लगभग 2008 तक तो सब ठीक था, लेकिन 2009 पर यह बात हुई कि जब पीएचडी को भी हटाया नहीं जा सकता है तो पीएचडी में सुधार किया जाना चाहिए, जिसके लिए ऑर्डिनेंस 2009 पीएचडी लाया जाता है और पीएचडी एडमिशन में सुधार की बात रखी जाती है, जिसके तहत में पीएचडी में एडमिशन को लेके 4 फर्स्ट क्लास सिस्टम, सुपरवाइजर की पसंद, गोल्ड मेडलिस्ट थ्योरी जैसी थ्योरीज को समाप्त करके पीएचडी में एडमिशन के लिए यूं कहा जाए तो क्रेट सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। क्रेट का क्या है, अगर एक लाइन में कहा जाए तो कंबाइंड रिसर्च इंटरेस्टेड क्रेट एक ऐसी परीक्षा होगी जो विश्वविद्यालय या उनके संकाय या विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब ये कैसी होगी, इसकी संरचना विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया गया। विश्वविद्यालय का कोई संकाय या विभाग अलग अलग भी इस परीक्षा का संरचना निर्धारित कर सकता है। कोई डायरेक्ट एक रिटन परीक्षा कर सकता है या इंटरव्यू कर सकता है, कोई डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकता है, कोई जेआरएफ वालों को छूट दे सकता है, कोई नेट की छूट दे सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधान, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव, कोई सब्जेक्टिव परीक्षा ले सकता है, कोई इंग्लिश मीडियम में ले सकता है। इस प्रकार से विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से इस पर प्रभावित कर दिया गया कि वो डिसीजन लेंगे कि क्रेट की परीक्षा कैसे होगी। तो क्रेट की परीक्षा कोई व्यवस्थित या सिक्वेंशियल ऐसा ही होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिना क्रेट के पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। तो ये क्रेट की विशेषता हो गई पीएचडी में एडमिशन को लेकर। दूसरा जो चेंजेस लाया गया पीएचडी एडमिशन में, ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि ये देखा जाता था कि व्यक्ति पीएचडी में विश्वविद्यालय कभी जाता नहीं था। कई बार घर बैठे बैठे लोग पीएचडी थीसिस लिख डालते थे और कोई व्यक्ति उसके बिहाफ पर रिसर्च सबमिट कर डालता था और घर बैठे ही डिग्री अवार्ड हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भी पीएचडी करना है तो विश्वविद्यालय जाना अनिवार्य होगा और कम से कम 6 महीने प्री पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा। तो अब प्री पीएचडी कोर्स वर्क चलता है, जिसमें 6 महीने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आप जाएंगे, रेगुलर एक क्लास होगा और उस क्लास को अटेंड करेंगे, फिर एक परीक्षा होगी, उसको पास करेंगे। जब उसको पास करेंगे तभी थीसिस डिग्री आपको अवार्ड हो सकती है। तो एक सिस्टम बना दिया, प्री पीएचडी कोर्स वर्क 6 महीने का अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब इसकी अवधि और बढ़ाई जानी तय की जा रही है, जिसमें इसे 6 माह की जगह अब 1 वर्ष किया जाने की बात रखी जा रही है। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि पीएचडी में थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई। एक और बात जो पीएचडी में रखी गई वो है, पहले शोध पत्र नहीं सम्मिलित होता था, लेकिन अब रिसर्च पेपर सम्मिलित करना जरूरी है। कुछ विश्वविद्यालय 2, कुछ जगह 4 रिसर्च पेपर कम से कम विश्वविद्यालय थीसिस में सबमिशन लगाना पड़ता है, जिसमें 2 रिसर्च पेपर जनरली किसी जर्नल में पब्लिश हुए हो और 2 रिसर्च पेपर आपका किसी सेमिनार में पब्लिश या एक्सेप्टेड हुआ हो। इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो पीएचडी की संरचना काफी टिपिकल कर दी गई और नेट की संरचना बहुत सरल। एक बंदा जो पीजी कर रहा हो, वो फाइनल ईयर में हो, तो वो नेट की परीक्षा दे सकता है और इस दृष्टिकोण से नेट क्वालिफाई करना सरल हो गया। और नेट और पीएचडी में नेट को वरीयता दी जाए यह भी कहा गया। इसीलिए जब सिलेक्शन या वैकेंसीज निकलता है तो उसमें पहले ये लिखा रहता है कि संबंधित विषय में बंदा नेट क्वालिफाइड हो, नेट ना हो तो पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीएचडी एक काम चलाओ डिग्री, यानी पीएचडी सेकेंडरी होगी और नेट प्राइमरी होगी। और इस प्रकार से नेट और पीएचडी दोनों आज की डेट में विश्वविद्यालय में शिक्षण योग्यता के लिए स्वीकार है, यानी एलिजिबिलिटी के लिए स्वीकार है। नेट एक परीक्षा होगी जो हर साल
2 बार होगा, जून और दिसंबर में। इस परीक्षा के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट का। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में टीचिंग और रिसर्च तो इसके 2 यूनिट्स होते ही होते हैं, साथ ही साथ 8 और खंड होते हैं, जिसमें टीचिंग रिसर्च के अलावा लॉजिक, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इन 8 खंडों के अलावा देखा जाए तो कभी-कभी यदा-कदा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से भी प्रश्न कर लिया जाता है। इसलिए जब मैं शिक्षण करता हूँ, तो मैं इन 8 और ये टीचिंग और रिसर्च 10 खंडों के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को भी अतिरिक्त से शिक्षण में देता हूँ, जिसमें कि बच्चों की बेहतर पकड़ फर्स्ट पेपर में बन सकता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे खंडों की तैयारी करके फर्स्ट पेपर का सिलेबस तैयार किया गया। सेकंड पेपर जो होता है वो आपके पीजी स्टैंडर्ड का होता है, यानी पीजी लेवल, जिस पीजी की आप तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, उसी सब्जेक्ट का एक पेपर होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि नेट की पेपर का सिलेबस लगभग सभी एग्जामिनेशन से बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर हम आईएएस की परीक्षा देखें तो वो बीए स्टैंडर्ड होता है, और उस हिसाब से उसमें उतना सिलेबस नहीं होता जितना यूजीसी नेट में होता है। और यहाँ पर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में अगर हम देखें तो टीचिंग और रिसर्च है, जबकि टीचिंग और रिसर्च किसी भी एग्जामिनेशन में जनरली नहीं रखा जाता। थोड़ा बहुत पेडागॉजी के रूप में टेट वगैरह में जरूर पाया जाता है, लेकिन स्पेशली टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड तो सिर्फ नेट में ही देखा जाता है। तो इस प्रकार से नेट की परीक्षा हर साल 2 बार होती है, जून और दिसंबर के माह में। पहले ये जून और दिसंबर के आखिरी संडे को हुआ करता था। 7-8 साल पहले की बात है, पेपर में चेंजेस आया, सिलेबस बदला। इससे पहले देखा जाए तो पेपर 3 हुआ करते थे, संभवतः 2012 के आसपास पेपर 3 हुआ करते थे, 12 से पहले में। जिसमें एक पेपर फर्स्ट पेपर होता था, जिसमें 60 क्वेश्चन आते थे और 50 करने होते थे, 10 छोड़ने होते थे, 10 विकल्प में रहते थे। एक पेपर सेकंड होता था, जिसमें 50 क्वेश्चन होते थे सब्जेक्ट की, और 50 क्वेश्चन के 50 करने होते थे, कोई विकल्प नहीं होता था। एक पेपर थर्ड पेपर होता था, जो काफी डिस्क्रिप्टिव टाइप और सब्जेक्टिव नेचर का होता था, जिसमें 1000 शब्दों के प्रश्न भी होते थे, 500 शब्दों से लेकर 200 और 50 शब्दों वाले भी प्रश्न लिखने को आते थे। लेकिन अब यह संरचना नहीं रही। अब नेट में सिर्फ 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर, जिसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसके 10 खंड होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 के 50 ऑप्ट करना होता है, किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं होता। सेकंड पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, यानी दोनों ही पेपर ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल पेपर होने की वजह से पेपर जल्दी जल जाता है, क्योंकि ये सीबीटी बेस्ड प्रणाली पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से फायदा ये होता है कि तो कंप्यूटर इसे जल्दी जांच देता है। तो यूं कहें तो पेपर देते ही जांचने की प्रक्रिया शुरू होती है। 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आंसर शीट जारी हो जाता है करेक्शन के लिए, और उसके भी लगभग 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और इस प्रकार से बड़ी तीव्र गति से ये परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षाओं के साथ रिजल्ट भी जल्दी आता है। इससे पॉजिटिविटी बनती है। यदि परीक्षाएं समय पे हो, परीक्षाएं समय पे रिजल्ट दें, तो प्रिपरेटर के मन में उसके प्रति एक सकारात्मकता और विश्वास बनता है। क्योंकि अगर मेरा रिजल्ट खराब आया, तो फिर मुझे ये लगेगा कि अगले 6 महीने बाद मैं फिर से पेपर दूंगा, और सही मायने में 6 महीने का ही समय है। 6 महीने कह करके उसे 6 साल नहीं किया जाएगा। तो ये फैक्ट है, और इस वजह से नेट के प्रति आज लोगों की जो विश्वास है, स्तर बढ़ता जा रहा है। और नेट की प्रिपरेटर लगभग हर बंदा जो भी पीजी करता है, वो नेट जरूर करना चाहता है। नेट क्यों करना चाहता है? क्योंकि नेट वास्तव में एक एकेडमिक है। तो जैसे पहले कभी एमए पास करना बड़ी बात हुआ करती थी, आज नेट को लोग महत्व देते हैं कि नेट हो जाएंगे तो एलिजिबल होंगे उच्च शिक्षा में, हम शिक्षण के लिए। इसलिए नेट एक अच्छी आवश्यकता हो गई है, एक अनिवार्य आवश्यकता कह सकते हैं। नेट में ही एक हाई मेरिट आती है, जिसे हम जेआरएफ कहते हैं। नेट में जो लोग हाई मेरिट पे आते हैं, कोई और परीक्षा नहीं देना होता, नेट की परीक्षा में ही हाई मेरिट पे जो आते हैं उसे जेआरएफ अवार्ड किया जाता है।
लगभग 60% के आसपास नेट के जो है एलिजिबिलिटी बन जाती है और 70% के आसपास सीआरएफ की एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर देखें तो परसेंटेज बेसिस पे बहुत कठिन परीक्षा नहीं है कि 90% आएगा, 98% आएगा, इतने परसेंट के आसपास आपका नेट हो जाना और जेआरएफ हो जाना लाजमी है। एक बार बंदा जेआरएफ हो जाता है तो उसके पास 3 साल की वैधता रहती है। इस 3 साल के पीरियड में वो जेआरएफ को भुना सकता है, यानी कि उसके रूप में कहीं पीएचडी करेगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। नेट की वैधता की बात करें तो लाइफ टाइम हो जाती है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो गए तो पूरे जीवन आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इनवैलिड नहीं होगा। जबकि जेआरएफ सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपको पीएचडी में एनरोलमेंट कराना होता है। पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया तो आपको यूजीसी स्कॉलरशिप देगा। नेट के लिए तो एज लिमिट नहीं है, परंतु जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। इसमें कहा गया है कि जनरल के लिए 30 साल और अदर कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, बीएच, पीएच एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया के लिए 35 साल। अब समस्त महिला अभ्यर्थी अगर बोल दिया गया तो जनरल महिला भी इसमें सम्मिलित होगी, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉयज बचे। जनरल बॉयज के लिए ही 30 साल, बाकी अदर समस्त कैटेगरीज के लिए 35 साल इसका होता है। और हर साल 2 बार एग्जामिनेशन होना और 35 साल की लिमिट बहुत होती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो बड़ी चीज नहीं है, वो अचीव किया जा सकता है। और एक बार आप जेआरएफ हो भी जाते हैं, मान लीजिए 35 साल में भी, तो आपको 3 साल तक अवेटिंग रहता है। 3 साल के अंदर कहीं भी पीएचडी में एनरोलमेंट करा सकते हैं, फिर स्कॉलरशिप मिलती है। लगभग 40 से 42 हजार रुपए स्कॉलरशिप यूजीसी देता है 5 साल तक पीएचडी के लिए। और ये भी बढ़ती रहती है स्टाइपेंड के रूप में, एसआरएफ होते होते और बढ़ जाता है। एक एवरेज है कि 25 से 30 लाख रुपए 5 साल में स्कॉलरशिप मिलती है। इतनी अच्छी स्कॉलरशिप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं दी जाती जितना कि रिसर्च के फील्ड में जेआरएफ के रूप में मिलती है। एज यूजली पीएचडी करने पे विश्वविद्यालय भी अपना स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे 8,000 के आसपास विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन जेआरएफ करने पर यूजीसी आपको स्कॉलरशिप देती है और वो लगभग 40 से 42 हजार रुपये। पीएचडी करने के बाद आप पीडीएफ भी कर सकते हैं, जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कहलाता है। अगर आप पीडीएफ करते हैं तो स्कॉलरशिप और भी अच्छी मिलती है, जो यूजीसी या केपीडीएफ के साइट्स पे आप जा करके डिटेल्स देख सकते हैं। लगभग देश की 14 से 15 संस्थानें हैं जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके लिए पीएचडी एलिजिबिलिटी होती है। खैर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेट, जेआरएफ दो एक विकल्प खुलता है, जिसके रूप में आप अगर जेआरएफ हो गए तो पीएचडी में एडमिशन पा करके 5 साल तो आपकी एकदम सिक्योरिटी होगी। 5 साल तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको अच्छी एक प्रकार से सैलरी मिल रही है और 5 साल बढ़िया आप रिसर्च स्टाइपेंड पाते हुए अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अतः आज की डेट में स्टूडेंट की सबसे ज्यादा मांग इसीलिए नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने की हो गई, क्योंकि एक स्टूडेंट घर से आता है, घर पे आश्रित, घर वालों की ओर से जो उसको प्रति माह छोटा मोटा राशि भेजा जाता है, उसी के आधार पर वो अपने खर्चे चलाता है। ऐसे में उसकी किसी भी तैयारी में बिना पैसे के उसको करना कठिन होती है। ऐसे में अगर जेआरएफ अवार्ड हो जाता है और पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाता है तो उसके सामने व्यापकता खुल जाती है। वो आर्थिक रूप से समृद्धि महसूस करता है और स्वतंत्रता महसूस करता है। आर्थिक स्वतंत्रता बौद्धिक विकास की ओर ले जाता है। व्यक्ति खुल के अपना अध्ययन अध्यापन कर सकता है, सही दिशा को पकड़ के अगर चले तो। इस पॉइंट ऑफ से नेट और जेआरएफ का यह बहुत बेनिफिट दिखाई देता है। जेआरएफ के बाद अगर नेट की बात करें तो नेट करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सीधा इंटरव्यू बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग मिल जाती है। अब डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में एक एपीआई स्कोर कार्ड होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर सिलेक्शन कमेटी में छटैया होती है, क्योंकि सभी लोगों को इंटरव्यू पर बुला पाना काफी कठिन होता है। इसलिए इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जनरली एपीआई भी अलग अलग राज्यों, अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा बनाया जाता है। सामान्यतः यूजीसी के द्वारा बनाए गए एपीआई में सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है रिसर्च पेपर के पब्लिकेशंस को। तो अगर एक बंदे ने यूजीसी रिफर्ड जर्नल में, पीयर रिव्यूड जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश कराया है तो उसको इस बात का बेनिफिट होगा कि उसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट शैली के आधार पर वो नेट है और पीएचडी नहीं भी है तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और एक बार इंटरव्यू प्राप्त हो जाता है, बेहतर रूप से सिलेक्शन
बन जाता है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि नेट एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन 8 साल के बाद जब उसका प्रमोशन एज एन एसोसिएट प्रोफेसर होगा तो उसे पीएचडी होना जरूरी है। और इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बंदे को, इस लाइन वाले व्यक्ति को पीएचडी करना ही होता है। अब पीएचडी चाहे पहले कर ले और चाहे जॉब पाने के बाद पार्ट टाइम में पीएचडी कर ले, वो भी एक विकल्प खुलता है। लेकिन पार्ट टाइम में पीएचडी थोड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि जॉब के साथ रिसर्च और फिर तमाम और बाधाओं को ध्यान में देते हुए पीएचडी करना कठिन महसूस होता है। लेकिन रास्ता है, आप अगर जॉब में हो तो आप पीएचडी पार्ट टाइम से कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर चर्चा की गई है, जिसमें पार्ट टाइम पीएचडी की सीट बढ़ाए जाने की बात रखी गई, पीएचडी को सरल बनाए जाने की बात रखी गई और व्यापक करने की भी बात रखी गई। अभी पीएचडी की सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाल ही में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पीएचडी की सीट ओपन हो गई, जिसके रूप में काफी बड़े पैमाने पे अब रिसर्च स्कॉलर्स सिलेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर पीएचडी के रास्ते बढ़ने के साथ साथ इस फील्ड में भी व्यापकता बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा रास्ता है जब आप पीएचडी कर लें या नेट कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ से। बात अगर की जाए हमारे संस्थान की, तो हम अनुसंधान एकेडमी विशेष रूप से बच्चों को नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कराते हैं। टीजीटी, पीजीटी या आईएसपीसीएस कतई नहीं, स्पेशल नेट एंड जेआरएफ। हमारे यहाँ एक अलग प्रोसीजर है। हम अपने स्टूडेंट्स को 3 दिन की वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, ट्रायल डेमो की जगह पे वर्कशॉप। जनरली ट्रायल डेमो एडमिशन का एक अच्छा रास्ता है, जिसमें एक बंदा किसी भी चलती क्लास में ट्रायल लेता है और उसे ठीक लगता है और डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में शिक्षण पद्धति देखता है। अगर वो शिक्षक की शिक्षण पद्धति से संतुष्ट होता है तो एडमिशन ले लेता है। लेकिन इसमें एक कमी भी होती है। इसमें कमी ये होती है कि अ, अगर कहीं पर बाई चांस वो टीचर से कुछ पूछना चाह रहा है, तो टीचर उसे क्लास में बताने में असहज महसूस करता है, क्योंकि क्लासरूम चल रही होती है और क्लासरूम में टॉपिक पे पढ़ाया जाना है। और रोज अगर नए बच्चे आएंगे और वो कुछ प्रश्न रखेंगे तो टीचर इन प्रश्नों को कैसे स्पष्टीकरण करेगा। इसी कारण से छेप में आकर जो छात्र नए आए हैं वो भी प्रश्न नहीं कर पाते। और कई बार एक अच्छे शिक्षक अच्छे टीचर को या अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे शिक्षक अच्छे स्टूडेंट्स को या अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स को मिलते मिलते रह जाते। इसलिए हमने अपने संस्थान में ट्रायल डेमो की जगह पे वर्कशॉप या काउंसलिंग प्रक्रिया को रखा है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों से बैठ करके इत्मीनान से बात करें। इसमें 3 दिन की एक प्रक्रिया रखी जाती है, जिसमें पहले दिन कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए बच्चों को आना होता है। 1 घंटे का हम बच्चों के नेट के फर्स्ट पेपर का टेस्ट लेते हैं। अब इस टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि उनकी वर्तमान स्थिति को जाना, ना कि किसी बनावटी पेपर के द्वारा उनको उनके मनोबल को गिराना और ना ही उनको किसी स्कॉलरशिप के स्कीम को दर्शाना। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये टेस्ट के माध्यम से उनकी स्थिति को समझना है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार नेट की परीक्षा में बैठ रहा है, तो उसे भी अनुभव हो जाता है कि पेपर कैसा आता है। फर्स्ट पेपर के इस टेस्ट के बाद हम 4 घंटे बच्चों की क्लासिंग लेते हैं, जिसमें हम नेट के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। नेट क्या है, नेट करने के बाद क्या क्या लाभ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने की अधिमान योग्यताएं, विश्वविद्यालय के नॉर्म्स, डिग्री कॉलेज के मानक, कैसे अप्लाई किया जाता है, एपीआई स्कोर कार्ड, पेपर का पब्लिकेशन, क्या पीएचडी करना हमें जरूरी है या बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसी तमाम बातों के साथ लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय और उनके संबंधित कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करने के लिए व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या और भी चीजों की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों को गहराई से विवेचना का आधार बनाया जाता है। और पहले दिन एक संपूर्ण रोड मैप तैयार किया जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक कैसे पहुंचेंगे और कितना वक्त लगेगा और उसमें हमारा सहयोग क्या होगा। इस प्रकार से पहले दिन की वर्कशॉप कंडक्ट की जाती है। पहले दिन की इस वर्कशॉप को हम जनरल काउंसलिंग क्लास कहते हैं। दूसरे दिन फिर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 4 से 5 घंटे के लिए फिर छात्रों को बुलाया जाता है। पहले घंटे हम उनके सेकंड पेपर का टेस्ट लेते हैं, जो वो अपने विषय का देते हैं। इसके बाद हम अगेन 4 घंटे की क्लास लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करते हैं फर्स्ट पेपर पे। फर्स्ट पेपर के हर यूनिट पे डिस्कशन होता है।
teaching, research, logic, reasoning, data interpretation, higher education, environmental science, information and communication technology, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन उठाया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे उसका सही गलत जवाब देते हैं, हम उसका सही सही एनालिसिस करते हैं, दोहरी प्रक्रिया हो जाती है, उनकी क्या स्थिति है वो हमें पता चल जाती है, हमारे पढ़ाने की शैली भी उन्हें पता चल जाती है। इस प्रकार से पहले और दूसरे दिन स्वयं मैं यह क्लास लेता हूँ। ये पूर्णतः मेरे अनुभव के आधार पर उन्हें दिया दिया जाता है। मेरा संक्षिप्त परिचय मैं देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर डायरेक्टर अनुसंधान अकादमी। क्वालिफिकेशन में 3 बार हमारा नेट रहा है, जेआरएफ रहा है, बीएचयू से हमारी पीएचडी है। एक्सपीरियंस में 18 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव रखता हूँ और बच्चों को फर्स्ट पेपर मैं ही पढ़ाता हूँ। 2 दिन की इस क्लासिंग के बाद तीसरे दिन फिर से एक विशेषज्ञ मीटिंग रखी जाती है, जिसमें छात्र अपने विशेषज्ञों से मिलते हैं। हमारे यहाँ हर विषय के नेट जेआरएफ क्वालिफाइड विशेषज्ञ ही शिक्षण करते हैं। नेट या जेआरएफ है, वही एक्सपर्ट बैठेंगे और फिर छात्रों के साथ इंडिविजुअली 2 से ढाई घंटा मीटिंग करेंगे, अच्छे से सिलेबस को समझाएंगे, अपने पढ़ाने की शैली को व्यक्त करेंगे। छात्र से वार्तालाप से यह भी पता चल जाएगी कि छात्र की मनःस्थिति विषय में क्या है, उसकी पकड़ विषय में क्या है, और इस प्रकार से पर्सनल इंटरेक्शन मेथड यानी डेटिंग मेथड के द्वारा एक दूसरे को बेहतर रूप से समझने के बाद वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि एडमिशन लेना है कि नहीं। इस प्रकार से हम 3 दिन की यह प्रक्रिया रखते हैं, जिसमें पहले दिन 5 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे, लगभग 10 घंटे और तीसरे दिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट मीटिंग। समाजशास्त्र विषय चूंकि मेरा विषय है, इसलिए समाजशास्त्र के एक्सपर्ट के रूप में मैं ही बच्चों से मिलता हूँ। इसी विषय में मैंने रिसर्च किया है, पीएचडी किया है और इसी विषय से मैं लगभग 18 वर्षों से नेट जेआरएफ के रूप में क्लासिंग कर रहा हूँ। तो समाजशास्त्र और नेट प्रथम प्रश्न ये दोनों सेक्शन मैं खुद ही देखता हूँ। एक वैचारिकी यहाँ पर है कि फर्स्ट पेपर अकेले एक व्यक्ति पढ़ा सकता है कि नहीं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 18 वर्षों से मैंने फर्स्ट पेपर पढ़ाया और काफी बड़ी मात्रा में बच्चों को नेट क्वालिफाइड कराया। मैंने हर यूनिट को इस प्रकार से प्रिपेयर किया जिसमें किसी भी यूनिट में कोई भी सेक्शन छूट ना जाए। हर सेक्शन को ईयरली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अध्ययन किया। 15 साल के जो क्वेश्चन आए, अब 20 साल के क्वेश्चन इंक्लूड करके देखता हूँ। जो 20 साल के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट का एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हर यूनिट को अध्ययन कराता हूँ। अब इस संदर्भ में मैं इतना सहज महसूस करता हूँ कि मैं सभी खंडों को स्वयं ही पढ़ा सकता हूँ। जबकि आजकल एक फिलॉसफी डेवलप की जा रही है, जिसमें 2 से 4 या 5-6 टीचरों को लगा करके शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि 6 टीचर आएँगे तभी अच्छा शिक्षण होगा, क्योंकि उसमें लायबिलिटी नहीं बनती। एक टीचर किसी एक विषय में इम्पोर्टेंस रख सकता है, परंतु ज़रूरी नहीं कि नेट के कॉन्सेप्ट में उसका इम्पोर्टेंस हो। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से हम हर सेक्शन को खुद ही अच्छे से डील कर सकते हैं और हम करते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर की अच्छी इंटरेक्शन और बेहतर नॉलेज देना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि नेट क्वालिफाइड होने के बाद इंटरव्यू की आवश्यकता होती है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हो, चाहे वो जेआरएफ के इंटरव्यू में जाते हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हो, तो आपका नॉलेज ही देखा जाता है। नॉलेज वास्तव में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अब आउटकम आपको लाइफ टाइम मिलेगा अगर नॉलेज बेहतर हो जाएगा। इसीलिए मैं नॉलेज पे बहुत केंद्रित होता हूँ और कोई शॉर्ट टर्म या क्रैश कोर्स को मैं पसंद नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षण को शॉर्ट टाइम में नहीं करा जाना चाहिए, बल्कि उसे अच्छे से डेप्थ के साथ अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए। लेकिन कोचिंग शिक्षण संस्थानों की भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि छात्र एग्जामिनेशन रहते 2-3 महीना पहले आते हैं और वो संस्थानों पर प्रेशर करते हैं कि आप हमारा कोर्स कंप्लीट करा दें। अब संस्थान फिर इस लालच में कि अगर उन्हें ना कर दिया जाएगा तो वो अभी आएंगे नहीं और फिर कहीं और चले जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि 2 महीने का क्रैश कोर्स, 1.5 महीने का क्रैश कोर्स और फिर उसमें शॉर्ट फीस में एडमिशन, और इस वजह से शिक्षण काफी निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक बेहतर अध्ययन तभी हो सकता है जब बेहतर समय लिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जहाँ मैं अभी तक 5 महीने का नॉर्मल बैच पढ़ाता था, वहाँ अभी मैंने वर्तमान में 11 महीने के एक फाउंडेशन बैच की भी नींव डाली है।
जिसमें जनरली फर्स्ट ईयर वाले एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट यानी एमए फर्स्ट ईयर में या बीए जिसने अभी किया हो वो चाहे तो वो एडमिशन ले सकता है, या जिसकी अच्छी पकड़ नहीं है फर्स्ट पेपर में वो कम से कम हमें एक साल का वक्त दे, 11 महीने का वक्त, जिसमें हर यूनिट पे हम महीना 1.5 महीने की चर्चा रखें और गहराई से हर यूनिट पे चर्चा किया जाए। मैंने ये देखा, महसूस भी किया कि फर्स्ट पेपर में मात्र टीचिंग और रिसर्च पे 3 महीना लग जाता है अगर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। एनवायरनमेंट जैसे यूनिट बहुत लंबी सिलेबस के साथ बनाए गए, अगर उसे देखें तो वो भी 1 महीने के ऊपर हो जाता है। तो 3 से 4 महीना मात्र 3 सेक्शन या 3 यूनिट पे ही कवर हो जाता है। ऐसे में 3 से 4 सेक्शन में अगर 3 महीना से 4 महीना लग जाता है तो रेस्ट सेक्शन में 7-8 महीने की आवश्यकता महसूस हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्तमान में फाउंडेशन बैच को रखा, जिसमें मैं बहुत बेहतर रूप से अपनी वैचारिकों को प्रकट कर सकूं। ये मेरा ड्रीम बैच है, जिसमें मैं काफी दिनों से इस बात की योजना बना रहा था कि एक ऐसा अध्ययन अध्यापन कराया जाए जिसमें बड़े गहराई से बच्चों को हम अपनी बातों को व्यक्त कर सके और बच्चे बड़े ही इत्मीनान से हमारे साथ बैठ करके चर्चा में अब सहभागी हो सके। इस बैच में हम किसी न किसी विषय पर के टॉपिक पे चर्चा भी कराते हैं, बच्चों से लगातार क्वेश्चन सेशन के अकॉर्डिंग अध्ययन अध्यापन कराते हैं और आए विगत 20 वर्षों के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो 20 वर्षों के क्वेश्चन को सॉल्व कराना, सिलेबस को कंप्लीट कराना और साथ ही साथ सिलेबस के अलावा बाहर के वो सेक्शन जो क्वेश्चन के द्वारा पूछे गए, उन सेक्शन को भी अलग से अध्ययन अध्यापन का आधार बनाना हमारा उद्देश्य होता है। और इस दृष्टिकोण से हम फर्स्ट पेपर को फाउंडेशन बैच को रन करते हैं। वस्तुतः फर्स्ट पेपर के हमारे यहाँ 3 प्रकार के बैच है। एक हमारा सिलेबस बैच है जिसमें हमारा आधार मात्र सिलेबस को पढ़ाना होता है, ये 5 महीने का एक शॉर्ट टर्म बैच है। इसके अलावा एक हमारा एडवांस बैच है, नॉर्मल बैच, जिसमें हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस के साथ 10 ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस भी करते हैं। और जिस विषय में इसके तीसरे बैच की बात करूं तो मैंने भी चर्चा किया, फाउंडेशन बैच, जिसमें 10 की जगह 20 वर्ष के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, सिलेबस के अतिरिक्त जो बाहर से और चीजें पूछी जा रही है उस उन सेक्शंस को भी अध्ययन का भी आधार या विषय बनाना, इस दृष्टिकोण से फाउंडेशन बैच को डेप्थ में पढ़ाया जाने की योजना हमने बनाई हुई है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाया जा रहा है। जनरली सेकंड पेपर में 5 महीने का एक बैच रखा जाता है। एसओजी सोशियोलॉजी को भी मैंने 5 महीने के ही बैच के अंदर कवर किया है। लेकिन इस बार से मैंने एक नई योजना बनाई है जिसमें सोशियोलॉजी में डिक्शनरी पढ़ाया जाएगा और डिक्शनरी में एक एक वर्ड्स जो ग्लॉसरी के अनुसार है, जैसे अगर अल्फाबेट ए से शुरू होता है तो ए से जितने भी समासशास्त्र में शब्द आए हैं उनको रखा जाएगा, फिर बी से और डिक्शनरी के इस आधार पे जेड तक चला जाएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को कलेक्ट किया जाएगा और इसे 7 से 9 महीने का टेन्योर यानी ड्यूरेशन लेकर के बेहतर रूप से समाजशास्त्र का ज्ञान प्रदान करने की योजना बनाया गया है। इस योजना के साथ हम बच्चों के अंदर एक अच्छी फिलॉसफी डेवलप कर सकते हैं, उन्हें बेहतर पकड़ प्रदान कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य के साथ हमने अभी हाल ही में कुछ बैचेस में संशोधन भी करे हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो लगभग एग्जामिनेशन खत्म होने के 15 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं और 5 महीने के तक में कवर हो जाते हैं। लेकिन बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं, इसलिए उन्हें नए सेक्शन से नए यूनिट से ऐड करते रहते हैं। जैसा कि प्रक्रिया हमारा है वर्कशॉप, उसी वर्कशॉप के माध्यम से हम नए बच्चों को जोड़ते रहते हैं। अब मेरा इस वीडियो के माध्यम से अपने उन छात्रों को जो हमसे पढ़ना चाहते हैं यही संदेश देना चाहूंगा कि समय रहते आप एडमिशन लीजिए। बहुत विलंब में आते हैं तो वो भी आपके लिए अहितकारी होता है। हम पर भी दबाव बन जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कोर्स खत्म करना है और क्वालिटी मेंटेन कर पाना कठिन हो जाता है। वहाँ क्वांटिटी ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। इसलिए समय रहते बैच को ज्वाइन करना एक अच्छी योजना हो सकती है। अभी मैंने आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के विषय में बताया, अपने संस्थान में चलने वाले बैचेस के शेड्यूल के विषय में बताया, अपने संस्थान में एडमिशन के प्रोसीजर के विषय में बताया। अब कुछ बातें ऐसी जो कि पॉजिटिव फिलॉसफी को डेवलप करने वाली है। जैसे मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग जो कि काफी एज के हो चुके हैं, वो ये सोचते हैं कि अब नेट हम करेंगे तो क्या फायदा होगा। जैसे उन्होंने कभी तैयारी किया या पढ़ाई उनकी रुक गई किन्हीं कारणों की वजह से, तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोगों को जो हमारे पास आते हैं और जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा की कोई भी उम्र नहीं होती है।
आप कभी भी अपना शिक्षण शुरू कर सकते हैं। खास रूप से नेट की प्रिपरेशन में ये भय नहीं है कि इसकी कोई एज लिमिट है, और इसको करने के बाद वो तब तक अप्लाई कर सकता है जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रिटायर ना हो जाए। क्योंकि अगर हम उच्च शिक्षा आयोग, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की भर्तियों को देखें, तो यहाँ पर 65 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली अदर्स में 40 साल है, लेकिन यहाँ पर 65 साल। इस हिसाब से देखें तो रिटायरमेंट की एज तक हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सिर्फ चाहिए नेट। अगर नेट हो गए तो आपके सामने सीधा रास्ता खुल जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेहतर रूप से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कई एक चर्चाएं की, कई बातें रखी, और यह बात सकारात्मकता से कि आपकी उम्र बढ़ गई या किन्हीं कठिनाइयों की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए या पढ़ाई रुक गई, तो हतोत्साहित ना होकर पढ़ाई को फिर से शुरू कीजिए और सही दिशा में करिए। और कोशिश करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करिए आप कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन अंतिम में सफल हो जाते हैं और आपको मात्र 5 वर्ष के लिए ही जॉब लगती है, लेकिन आप अपने जीवन में एक सुकून की सांस ले सकेंगे। आप किसी को भी, अपने आने वाली जनरेशन को ये साबित कर सकेंगे कि आप में वो क्षमता थी, आपने इस पद को ग्रहण किया, आप कर सकते थे, कठिनाइयों की वजह से देर हुआ। और ये एक आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा, लोगों के लिए एक आइडियल वर्क करेगा। अब बात की जाए तो कुछ और बातों पे चले, तो पढ़ाई की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हमारी टाइम टेबल होना चाहिए? मुझसे कई बार कई बच्चों ने कमेंट व्हाट्सएप पे डाल करके या वीडियोस में पूछा एक प्रश्न कि सर, हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता या हमें नींद आ जाती है। तो पहले इसी प्रश्न के उत्तर को देते हैं कि नींद क्यों आती है? नींद तब आती है जब हमारा शरीर थका होता है। पहली बात, हमें 6 घंटे ठीक से पूर्ण नींद नहीं हुई है, या हमने अपनी नींद को कंप्लीट नहीं किया है, या हम उस कार्य को कर रहे हैं जो रुचिकर नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। लेकिन अगर आप इन 2 बातों को, कि आप थके नहीं हैं और आपका शरीर स्वस्थ है, तब भी नींद आ रही है, तो फिर सिर्फ एक ही बात है कि आप रुचिकर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि क्या आपका ये रुचि का कार्य है। अगर आप अध्ययन कर रहे हो, तो ये अध्ययन आपकी इच्छा है या अनावश्यक रूप से या जबरदस्ती आपसे कराया जा रहा है, या घर वालों के प्रेशर में कर रहे हो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि आप इच्छा सकते हो, तो अगर इच्छा रखते हो तो ड्रीम सजाओ। अपनी ड्रीम रखो कि मुझे एक दिन वाइस चांसलर बनना है, और ऊंची ड्रीम रखिए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और जब सपने कोई व्यक्ति बनाता है और सपने के लिए प्लानिंग करता है, तो नींद वींद उड़ जाती है। तो एक सपना सोचिए कि मुझे एक दिन वाइस चांसलर बनना है। इस उद्देश्य से कम उम्र में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुसज्जित हो जाना है। अगर हम सही समय पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए एक बंदा 25 से 30 वर्ष में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, तो यहाँ से अगले 10 साल में वो प्रोफेसर होगा, और उसके बाद फिर एचओडी, डीन और ऊपर फैकल्टी तक पहुंचते-पहुंचते एक दिन वो वीसी बन सकता है। और बनते-बनते 50 साल अगर लग जाता है, तो बचे हुए अंतिम के 15 साल वाइस चांसलर के रूप में उसे गुजारना होगा, जो कि एक सम्मानीय कार्य होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होगा। वाइस चांसलर की सैलरी लगभग 4 साढ़े 4 लाख के आसपास होती है, और ये आज की है। और आज से 20 साल के बाद सोचा जाए, तो राष्ट्रपति से 50,000 रुपए कम अगर आज है, तो उस समय की राष्ट्रपति की सैलरी भी 25 लाख के आसपास होगी। तो 20 से 22 लाख के आसपास तो वाइस चांसलर की सैलरी होगी। अब इस हिसाब से देखा जाए, तो साल का लगभग 3 करोड़ के आसपास। और अगर आपने 10 से 12 साल या 15 साल इस पद पे गुजारे, तो इतनी अच्छी आमदनी, इतनी बढ़िया, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक सीधी-सीधी बात है। इतनी अच्छी सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल सकारात्मक सोच रखना होगा। और कई जगह डिबेटेड वाला सकारात्मक सोच मत रखिए कि लाओ, अगर ये ना निकल पाया तो पीजीटी दे ले या टेट दे ले। तो ये चीजों को बगल करके एक सोच रखिए कि हमें नेट ही निकालना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। एक शपथ लीजिए कि हमें जीवन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और किसी चीज के साथ कोई समझौता नहीं करना। एक समय अभी निर्धारित कर लीजिए कि आने वाले 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस दिन तक हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, और उस दिन तक आप रात दिन मेहनत करना शुरू कर दें। एक टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू अचीव अवर गोल, जो यूट्यूब पर है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मोटिवेशनल वीडियोस में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये बताया कि एक बंदे को कैसे अपने प्रिपरेशन करना चाहिए।
एक व्यक्ति को अपने दिन के 4 खंडों में बाँट देना चाहिए, यानी 24 घंटों को 4 खंडों में बाँटना चाहिए। पहला खंड 6 घंटे का वो सोने के लिए निकालना चाहिए। पहली बात तो एक अच्छी नींद लेना ज़रूरी होता है। अगर आप एक बेहतर नींद लेंगे, बढ़िया से समय पे सोएँगे, तो आपका विकास बेहतर होगा। 6 घंटे जनरली स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी हो जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार देखा जाए तो अगर आप टीनेजर में होते हो यानी 19 साल तक के हो तो आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए क्योंकि हार्मोनल डेवलपमेंट का यह समय होता है। लेकिन इसके बाद लगभग 40 साल की उम्र तक 40 से 44 45 साल तक की उम्र तक अगर आप 6 घंटा सोते हो तो भी आपके सारी बॉडी बेहतर रूप से डेवलप करती है। इसके ऊपर फिर बॉडी थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाती है, हमारे सेल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, अतः फिर हमें 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो स्टूडेंट लाइफ में ये उम्र होती है और स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटा सोना काफ़ी होता है। सिर्फ एक गलती मत करिए, वो ये कि तोड़-तोड़ के मत सोइए। जैसे 3 घंटा सो लिए, फिर उठ के पढ़ लिए, फिर 2 घंटा दिन में सो लिए, ऐसा ना करके एक बार में 6 आवर्स सो जाइए। तो पहला जो है टाइम टेबल का खंड है, वो है स्लीप यानी स्लीपिंग प्रोग्राम जिसमें आप 6 घंटा सोने की योजना बनाइए। अब कई बार इस योजना में भी प्रॉब्लम आती है जैसे कि आपने क्रांतिकारी रूप से ये योजना बना ली कि कल से हम सुबह 4 बजे उठेंगे और इस हिसाब से हम 10 बजे सो जाएंगे। जनरली आप 2 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं और आज अचानक आपके अंदर उत्साह आया और आपने एक योजना बनाई और रात के साढ़े 9 बजे से लेट गए। अब जो बंदा 2 बजे रात सोता है, अगर वो साढ़े 9 से 9 से 10 से लेटेगा, तो नींद तो उसे नहीं आएगी। अब पता चला लेटे-लेटे, सोचते-सोचते 2 बज गया, 2 क्या ढाई भी 3 भी बज गया और नींद भी आई, तो अब 1 घंटे के बाद आप उठेंगे तो क्या स्थिति होगी और उठ भी पाएँगे, ये कहना सुनिश्चित नहीं है। फिर अगले दिन सीधा 11 बजे उठेंगे। इसलिए क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाना चाहिए। क्रांतिकारी बदलाव लाने के बजाय इसे अपनी सहजता के साथ बनाना चाहिए। समय सारणी हमेशा सहजता से। अगर आप 2 बजे सोते हो, 8 बजे उठते हो तो आप 2 बजे से ही सोने का टाइम रखो। 8 बजे उठेंगे और उसके बाद हम अपना यहाँ 8 बजे से टाइम टेबल बनाते हैं। इससे बेहतर और तरीका नहीं है टाइम टेबल को बनाने का। धीरे-धीरे हम अगर चाहते हैं तो अपलिफ्ट करते चलें, फिर हम 1 बजे, 12 बजे धीरे-धीरे सोने की प्रक्रिया डालेंगे और 1-2 घंटा पीछे आते-आते हम 12 से 6 या जो हमारी उचित योजना हो उसे हम रख सकते हैं। तो इसलिए सोने का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए। दूसरे खंड में मैं रखता हूँ व्यक्ति की दिनचर्या। नित्य प्रतिदिन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 घंटे का निर्धारण होना चाहिए। जिसमें 4 घंटा तो फ्रेश होने, खाना-पीना, खाने बनाने इत्यादि के लिए काफ़ी होता है और 2 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए निकालना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर खाने-पीने और तमाम चीज़ों में हमने ज़्यादा समय लगाया, तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा समय यही किल हो जाता है। अतः हमें अपने इंद्रियों पर अ, काबू रखना चाहिए, सेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए और इस समय ये सोचना चाहिए कि समय बहुमूल्य है और हमारा समय सिर्फ और सिर्फ इस समय वो केवल और केवल अध्ययन अध्यापन में जाना चाहिए। तो खाने-पीने में बहुत ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए, एक लिमिटेड समय दीजिए और टारगेट सेट करिए कि जो भी मिले ठीक-ठाक खा लें और बहुत टेस्ट के लिए उसे व्यंजन के दृष्टिकोण से, बनाने के दृष्टिकोण से, ऑयली खाने के दृष्टिकोण से ना पड़े। सादा भोजन खाने की प्रकृति रखिए जिससे पेट वगैरह स्वस्थ रहे, ठीक रहे और आप भी बेहतर रूप से विकास कर सकें। वैसे भी सात्विक भोजन खाना ही उचित रहता है। अगर आप तामसिक या ऐसे भोजनों का प्रयोग करते हैं जो मसालेदार और तमाम और तरीके से हैं, तो वो नुकसानदायक है। सेहत के लिए सात्विक भोजन और सात्विकता आने के लिए शाकाहारी सात्विक भोजन अच्छा रहता है। तो आप भोजन करें और एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत उसे करें, समय सारणी के साथ करें। 2 घंटा एंटरटेनमेंट का मैंने ज़रूर रखा है। व्यक्ति कार्य के बोझ की वजह से एंटरटेनमेंट को नेगोशिएट कर देता है। वो एंटरटेनमेंट को ध्यान ही नहीं दे पाता, वो सोचता ही नहीं कि हमें एंटरटेनमेंट करना चाहिए और एंटरटेनमेंट करता भी रहता है। जैसे पठन के दौरान वो व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहा है या किसी फ़ोन का बात कर रहा है, उसे लग रहा है हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए 4 घंटा बैठा है, उसमें आधा घंटा ये करा, फ़ोन से बात किया, 10-15 मिनट चैटिंग किया, मैसेज करा, उसे लगा हम 4 घंटा बैठे थे। वास्तव में
आप एंटरटेनमेंट को टारगेट नहीं करते, प्लान नहीं करते और हर समय एंटरटेनमेंट के दौर से गुजरते हैं। गाना लगा लिया, उसको सुनने पढ़ने का, तो गाने के साथ तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, वो गाना आपको बार-बार डिस्ट्रैक्ट करेगा या तो गाने पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए अलग से खंड बनाइए और हर पढ़ाई के बाद स्टेप कीजिए 15 से 20 मिनट का। जैसे आप 2 घंटा, ढाई घंटा पढ़ते हैं तो 15 मिनट का ब्रेक करिए और उस 15 मिनट में एंटरटेनमेंट करिए। चाहे फ़ोन पे बात कर लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे अपना चैटिंग करिए, चाहे कोई पसंदीदा वीडियो या कोई सीरियल देख लीजिए। आजकल ऑनलाइन पे यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ हैं जिसमें आप बहुत से रुचिकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो टारगेट सेट करिए कि एंटरटेनमेंट करना है लेकिन पढ़ाई का लॉस नहीं करना है। एंटरटेनमेंट जो है होना ही होना है, लेकिन पढ़ाई के लॉस के साथ नहीं। तो 2 घंटे का एंटरटेनमेंट का पीरियड सुनिश्चित कर लीजिए। इसके बाद बात आती है, वो ये आता है कि साहब हम अब अपने अध्ययन के लिए क्या करें? तो अध्ययन के लिए 6 घंटे का समय सुनिश्चित होना चाहिए। वो कोर स्टडी के लिए रखिए, कंपल्सरी स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अलावा कुछ भी नहीं परफेक्ट है। इसलिए मेरा मानना है कि एक बंदे को सेल्फ स्टडी में 6 घंटा निकालना चाहिए। कुल 6 घंटा निकालेंगे तभी रिजल्ट आएगा। प्रतिदिन 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निर्धारित कीजिए और उसका फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे कि सुबह आपने बना लिया कि हमें 6 से 8 पढ़ना है, शाम को 5 से 7 पढ़ना है और रात को हमें 10 से 12 पढ़ना है। अब चाहे भूकंप आए या बहुत अति आवश्यक कार्य आ जाए, तो भी आप उस टाइम को डिस्टर्ब ना करें। जस्ट लाइक कि कोई शपथ ले लिया है या जैसे हम किसी दिन या कोई ईश्वर के नाम का शपथ ले लेते हैं कि इस दिन हम भोजन नहीं करेंगे, बढ़िया पकवान भी आ जाए तो शुक्रवार को नहीं करते, सोमवार को नहीं करते तो नहीं करेंगे। एकदम से इस प्रकार से कमिटेड हो जाएं कि उस आवर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, चाहे हम कैसी भी दशा में क्यों ना हो, चाहे घर की बहुत इंपॉर्टेंट किसी शादी में ही क्यों ना हो, लेकिन वो पढ़ाई का आवर नहीं तोड़ेंगे, वो कंपल्सरी सेक्शन होगा। चाहे किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना हो और 5 से 7 का हमारा अध्ययन अध्यापन का समय है, तो हम बर्थडे पार्टी में उस समय नहीं जाएँगे और 7 के बाद जाएँगे, केक कट जाएगा तो दूसरा केक लेकर जाएँगे या फिर हम 5 से पहले हो आएँगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आज बर्थडे पार्टी अभी निपटा लेते हैं, रात के आके इकट्ठा 4 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं, यही गलती है। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ाई को सेकेंडरी और बाकी चीज़ों को प्राइमरी कर देते हैं, यही हमारी कमियाँ है। तो पढ़ाई को प्राइमरी और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी। घर की भी चीज़ें, आवश्यकताएँ और घर के कार्यों को भी थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आप साहब घर पे बता दीजिए कि साहब ये अवधि हमारा अध्ययन अध्यापन का है और इस दौरान हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर कोई बहुत ज़रूरी कार्य ना हो, जो बिना हमारे ना हो सके, तो ही हमें डिस्टर्ब किया जाए, नहीं तो इस समय फ़ोन भी ना किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर भी एक भय बनेगा कि हमने जब इस चीज़ को कहा है कि हम इस टाइम पढ़ेंगे, तो अब हम उस टाइम को कहीं और किसी और अनर्गल कार्यों में नहीं लगाएँगे और इस प्रकार से आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा जाएँगे। एक बार अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिए, तो इससे बड़ी जीत कुछ नहीं है और आप जिन हैं, यानी आप जितेंद्र हो गए। अब आपके अंदर अगर कंट्रोलिंग पावर आ गई, तो आप बस ये देखेंगे कि समय हो गया, फिर हम बैठ जाएँगे और समय हो गया, हम उठ जाएँगे। कोई भी और भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये आपको प्लान करना चाहिए 6 आवर्स का फिक्स टाइम टेबल का। इसके बाद बात करते हैं अगले 6 घंटे, जो अंतिम 6 घंटे हैं। ये 6 घंटे आपको अदर स्टडीज़ में प्लान करना चाहिए। अदर स्टडीज़ का मतलब हो गया जैसे किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, कोचिंग संस्थान में आ रहे हैं, सपोज़ करिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप ढाई घंटा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये हो सकता है। अदर स्टडीज़ में आप कर सकते हैं जैसे आप किसी लाइब्रेरी में बैठते हैं, कुछ देर वो पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई आप राइटिंग वर्क करते हैं या कोई भी अदर सेल्फ स्टडी, कुछ भी वो आप इसमें रखें, लेकिन कोशिश करें कि 6 घंटा ये भी पढ़ें। अब आप देखिए तो हमने 6 घंटा सोने के लिए निर्धारित किया, 4 घंटा नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए, 2 घंटा एंटरटेनमेंट, तो 12 घंटा ये हट गया और 12 घंटे अध्ययन अध्यापन के लिए देना है। अब 12 घंटे अध्ययन अध्यापन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा आधा जीवन तो अपने आप को जीने के लिए बीत जाएगा। 6 घंटा सोना, 4 घंटा खाना, पीना, फ्रेश होना और 2 घंटा एंटरटेनमेंट, इससे हमारा शरीर चलेगा। तो अब हमारे शरीर के लिए समय के अंदर चीज़ों को प्राप्ति के लिए, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मात्र 12 ही घंटा तो बचा।
अब अगर हम किसी और व्यापार से नहीं जुड़े तो हमें 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही निकालना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 12 घंटे क्या अनिवार्य है? तो देखिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप करेंगे क्या? आप हमें बताइए आपका कार्य क्या है? आपका मेन उद्देश्य क्या है जीवन का? आपका मेन उद्देश्य है कुछ बनना, कुछ पद को प्राप्त करना। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर की इच्छा रखते हैं। तो जब इतने बड़े पद पे पहुँचना चाहते हैं कि एक दिन दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति आएँगे और आपके बगल में बैठेंगे और आपके साथ सम्मान में फ़ोटो होगी, राष्ट्रपति के साथ आप चाय पिएँगे। ऐसी सम्मान वाली स्थिति में जब पहुँचना है, इतने बड़े पोज़ीशन पे पहुँचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी सैलरी 82,000 के ऊपर होती है, यानी लगभग 80-90 हज़ार रुपए की सैलरी पाना है, आईएएस की इक्विवेलेंट वाली सैलरी पाना है, तो फिर मेहनत करे बगैर कैसे मिलेगा कुछ? गहरे पानी में बैठने वाले को ही मोती मिलता है। तो समुद्र की असीम गहराई में बैठिए तब जाके मोती मिलेगा, तो मेहनत करे बगैर कुछ नहीं मिलता। 12 ही घंटा हमारे पास है और 100% हम किसी कार्य को दे दें, अपना 100%, तो इससे बढ़िया क्या है? हाँ, ये कह सकता हूँ, ये मैं मान सकता हूँ कि शुरुआत में ये 12 घंटा कह पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन कोशिश करें कोशिश करें 6 घंटा कंपल्सरी जो फिक्स टाइम टेबल है वो तो करना ही करना है। और बाकी 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा पढ़ने का प्रयास करना शुरू करिए। कि 6 घंटा कंपल्सरी और 2 से 3 घंटा अदर स्टडीज़ यानी कुल मिलाकर के 9 घंटा 10 घंटे का प्रयास करें और धीरे-धीरे अप्रोच करें कि हम 12 घंटे तक पहुँचे। अब ये कैसे? जैसे एक मितव्ययी एक-एक रुपए बचाता है, वैसे एक-एक मिनट बचाने की आदत डालिए, देखिए आप कर लेंगे। कैसे? जैसे सपोज़ करिए कि आप कहीं खाली किसी लाइन में लगे हैं, बैंक के लाइन में, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप रात को ना एक पेज में जो आपने याद किया है वो नोट कर लीजिए और उसके बाद वहीं पे खड़े-खड़े उसका मनन चिंतन करते रहिए और अगर ना ध्यान में आए तो उसे देख लीजिए, अच्छा ये था, ठीक है, रख दिया। इस तरीके से चाहे आजकल तो मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल में आपने जो याद किया है रात को लिख लीजिए कि ये मैंने याद कर लिया है। इसे याद नहीं करने के लिए बल्कि इसको रिवाइज करना। तो रिवीजन का काम आप चलते-फिरते, ऑटो में बैठे, कोचिंग जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं पर किसी से मिलने गए हैं, समय लग रहा है, 15-20 मिनट जा रहा है, आप बस रिवीजन करते रहिए। आप खाना भी खाने सामने रख दीजिए, रिवीजन कर रहे हैं। आप आप उसको बार-बार दोहराइए, जो चीज़ों को आप खाना खा रहे हैं, आप दोहराते रहिए। आप क खाना बना रहे हैं, तो भी आप सामने इस विधि को यानी गुटका विधि जिसमें आप छोटी-छोटी बातों को जो भी आपने याद किया उसे नोट कर लिया और उसे रिवाइज़ करते रहे। इसे भी आप अध्ययन में कैलकुलेट कीजिए। आप लिखिए कि आज हमने 3 मिनट इस स्थान पे ये पढ़ा, 4 मिनट यहाँ पढ़ा, 5 मिनट यहाँ पढ़ा। इस प्रकार से अध्ययन करना है। तो अध्ययन का ये आधार बहुत ज़रूरी होता है और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मिनट टू मिनट स्टडी करना है, मिनट टू मिनट अपनी चीज़ों को पकड़ के चलना है। तो अब इससे क्या है ना टाइम टेबल पूरा बन जाएगा, एक सारणी बन जाएगी। अब आप इस सारणी बना लिया कि साहब हमने पूरे समय में 1 दिन में 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा, 13 मिनट यहाँ पढ़ा, 2 मिनट इस स्थान पे पढ़ा। अब इसको टोटल करिए। अगर आपने 9 घंटा पढ़ा था और 17 मिनट यहाँ, 3 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, तो आप 9 घंटा 22 मिनट, 23 मिनट पढ़े, ये लिखिए। अब मिनट टू मिनट कैलकुलेट कीजिए, अगले दिन कोशिश कीजिए कि 1 मिनट और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। तो 24 कर लें, 23 मिनट कल पढ़ा था तो 9 घंटा 23 से 9 घंटा 24 करें। 1-1 मिनट जब पकड़ना शुरू करेंगे ना, तो 1 मिनट कहीं बर्बाद हो रहा होगा तो आपके तुरंत दिमाग में अलार्म बजेगा, ना, 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 अभी चलो ये 1 मिनट मैं बर्बाद करूँ, इस 1 मिनट भी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, समय नहीं गँवाना है। तो इस पॉइंट ऑफ से अगर इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, तो 1-1 मिनट, 1-1 आवर आपका कीमती हो जाएगा और आप 1-1 सेकंड पर वर्क करने लगेंगे और 12 घंटे 100% पढ़ लेंगे। लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है, 12 घंटे से ज़्यादा ना जाइए, क्योंकि उसमें फिर आप सोने में कसौटी कर जाएँगे या फिर अपने दैनिक क्रियाओं और एंटरटेनमेंट को कमज़ोर करेंगे। वो भी सारी ज़रूरी है क्योंकि एंटरटेनमेंट ठीक से नहीं होगा, तो दिमाग की नसें फट जाएँगी और हर समय चिंतन की गतिविधियों में रहेंगे, तो कोमा में पहुँच जाएँगे। तो चिंतन ना करिए, ये ध्यान रखिएगा। आप चिंता बहुत करते हैं, चिंता मत करिए, बल्कि गहराई से अध्ययन करिए। आप आपने प्लानिंग एक दिन कीजिए और रोज़-रोज़ प्लानिंग मत कीजिए। एक दिन प्लानिंग कीजिए, फिर उसे समय दीजिए और 6 दिन 6-7 दिन के बाद एनालिसिस कीजिए। आपने जितना एक दिन में पढ़ा ओएससीएस के फॉर्मेट में उसे एक डे बुक बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए या मोबाइल पर एक लिखते चलिए कि साहब इतना-इतना घंटे आज हमने पढ़ा। अब इसके हिसाब से 7 दिन में अगर 84 घंटे पढ़ना था 12 घंटे के हिसाब से, तो फिर हमने इतना कम पढ़ा, हमें इतने इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हमें
अगर हम मान लीजिए हमने 50 घंटे पढ़ा तो फिर हमने 100% जब काम किया ही नहीं तो 100% रिजल्ट कहाँ से आएगा? अब हमें खुद पता चलेगा कि हमारी क्या कमी है। और इस प्रकार से डे बुक जो है वो लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी का सिद्धांत पे काम करेगा, जिसमें हम अपने आत्म दर्पण यानी हम अपने आप को एक रजिस्टर के माध्यम से, एक दर्पण के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमियां हैं और हमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ हम प्लानिंग करेंगे, सकारात्मक प्लानिंग करेंगे और बेस्ट रिजल्ट लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से कार्य करने की आदत डालिए। देखिए, लाइफ स्टाइल बदलेंगे तभी लाइफ बदलेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करिए, हमेशा एक ही स्थिति में रहने का नहीं। अभी आप आरामदायक जिंदगी में जीते आए हैं, घर बैठे आपको सुविधाएं मिलती आ रही है, लेकिन ये सुविधाएं कब तक होंगी? एक दिन तो आपसे छीन ली जाएंगी और नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। घर परिवार वाले आपको कब तक संपोषित करेंगे? अपने आत्मबल को जगाइए, आत्मसम्मान को जगाइए और खुद से अपनी किस्मत लिखना शुरू कर दीजिए। आशा है आज की इस वीडियो में बहुत सी बातें आपके काम की रही होंगी, रोचक रही होंगी। जितनी चीजें मैंने बताई वो काफी हेल्पफुल साबित होगी। मैंने नेट के ऊपर पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन किया कि नेट जेआरएफ कैसे किया जाता है, नेट जेआरएफ करने का क्या लाभ है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या तरीके हैं। मैंने आपको ये भी चर्चा किया कि हमारे संस्थान में नेट जेआरएफ पर किस प्रकार से अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। मैंने ये भी चर्चा किया कि कैसे अधिक से अधिक सकारात्मक होकर कार्य किया जा सकता है। कार्यशैली, टाइम टेबल, विधिवत विधान, करने का तरीका, सारी बातें आज मैंने आपको बताई। जितना भी मेरा अनुभव था मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आशा है इन बातों से आप मोटिवेटेड होंगे और आप अपनी योजनाएं बनाएंगे, फिर एक नई शुरुआत करेंगे और अपने जीवन को सिद्ध करेंगे। मैं एक बार पुनः जिन बातों के साथ मैंने शुरुआत किया था, उन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा कि जहां संकल्प है वहां विकल्प का स्थान नहीं, जहां विकल्प है वहां संकल्प कभी सिद्ध नहीं। इसलिए एक संकल्प साध लीजिए और विकल्प को बगल कर दीजिए। एक परफेक्ट इंसान बनेंगे, एक सही समय में बनेंगे और 100% बनेंगे। इसके साथ बहुत सी अन्य बातों के लिए मैं आपके साथ फिर मिलता रहूंगा। बहुत सी और सुझाव, बहुत से और विचारधाराएं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बड़ा समय दिया, आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।